अगर मैं आपसे कहूं 34 अरब 99 करोड़ 21 लाख 95 हजार रुपए यानी कि 420 मिलियन डॉलर कोई एक ऐसा इंसान जो सिर्फ एक हफ्ते में कमाता था, तो शायद मेरा और आपका यकीन करना मुश्किल हो। सोचो, एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे न होने की वजह से वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और कुछ सालों बाद वो इतना अमीर बन जाता है कि हर महीने 2 लाख रुपए सिर्फ रबड़ बैंड पे खर्च करता था ताकि वो अपने पैसे को बांध पाए। एक समय पर फेक डिप्लोमा डिग्री बेचने वाला, गाड़ी चुराने वाला, फेक लॉटरी टिकट्स बेचने वाला एक ऐसे समय पर आ जाता है जब इसके साल की कमाई का 10% यानी कि 2.1 बिलियन डॉलर्स मतलब कि 174 अरब रुपए सिर्फ चूहे को उतर देते थे या फिर घर के सीलन की वजह से खराब हो जाता था। मैं बात कर रहा हूं दुनिया के अभी तक के सबसे बड़े ड्रग माफिया किंग ऑफ कोकीन पाब्लो एस्कोबार की। कोलंबिया का रहने वाला पाब्लो एस्कोबार दुनिया के 80% ड्रग की डिमांड को पूरी करता था, जिसके कारण इसे कोलंबिया ड्रग लॉर्ड भी कहा जाता था। अगर कोई इंसान बिना सही गलत सोचे समझे सिर्फ पैसे कमाने पे आ जाए तो वो क्राइम की दुनिया में क्या क्या कर सकता है, यह देखोगे आप आज के इस वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका दोस्त हिमांशु वर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किंग ऑफ कोकीन पाब्लो एस्कोबार की। 80s के दशक में कैसे एक गरीब किसान का बेटा इतना बड़ा ड्रग ट्रैफिकर बन जाता है और एक मामूली सा किडनैपर इतना पावरफुल बन जाता है कि वो अपने देश के कानून को बदल देता है। आइए देखते हैं सब कुछ पूरी डिटेल में। साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में बसा एक देश कोलंबिया है, जिसके मेडलिन शहर के पास एक कस्बा है जहां 1 दिसंबर 1949 को पाब्लो एस्कोबार का जन्म होता है। असल में पाब्लो का सपना था कि वो पढ़ लिख करके देश का प्रेसिडेंट बने, परंतु उसके पिता खेती से इतने कमा नहीं पाते थे कि वो पाब्लो को आगे पढ़ा पाए। पाब्लो की माँ स्कूल टीचर थी, जिसके कारण पाब्लो की स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे पूरी हो गई, लेकिन आगे कॉलेज की महंगी पढ़ाई पूरी करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट आई, वो थी पैसों की कमी। फिर पाब्लो एस्कोबार ने देखा कि मेरे परिवार की हालत क्या है और इस हालत होने की कारण क्या है। तभी गरीबी को देखकर पाब्लो ने कसम खाई कि मैं 22 की उम्र में करोड़पति बनकर दिखलाऊंगा। पाब्लो ने कॉलेज के टाइम में ही क्राइम की दुनिया में कदम रख लिया था। पैसे कमाने के लिए वो कब्रिस्तान जाकर वहाँ के कब्रों के ऊपर जो सुनाने पत्थर होते थे उसे निकालकर वो बेचा करता था, लेकिन इससे ज़्यादा पैसा नहीं बनता था। तो फिर उसने लग्जरी गाड़ियाँ चुरानी शुरू कर दी और 1974 में पाब्लो एस्कोबार गाड़ी चुराने के कारण वो पहली बार जेल भी गया था। पाब्लो ने क्राइम की शुरुआत तो मजबूरी में की थी, लेकिन बाद में इसे मजा आने लगा। जेल में इसने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे एक बार में ही हजारों डॉलर्स आ जाएं। तो इसने किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया और अर्ली 70s में ही इसके हाथ एक बहुत बड़ा शिकारी लग गया। कोलंबियन बिजनेसमैन डिएगो एचआरबी को किडनैप करने का प्लान बनाया और बड़ी हिम्मत दिखा करके उनके सिक्योरिटी के साथ मारपीट करके उसे किडनैप कर लिया। जिसके बाद पाब्लो ने इनके घर वालों से $50,000 की फिरौती मांगी और ये पैसे उन्हें मिल भी गए। इतने बड़े किडनैपिंग के बाद कोलंबियन क्रिमिनल्स में हवा उड़ गई कि ये बहुत ही बड़े जगेबाज इंसान आया है। तब पाब्लो एक जाना माना किडनैपर माना गया। जब पाब्लो एक मशहूर किडनैपर की जिंदगी जी रहा था, तब इसे पता चला एक सफेद पाउडर के बारे में। यह था कोकीन। पाब्लो को यह दिखा कि 10 किडनैपिंग के बाद जो पैसे मैं कमा रहा हूं वो एक छोटे से पैकेट को डिलीवर करने के बाद लोग उठा रहे हैं। तब पाब्लो ने एक गैंग ज्वाइन कर ली जो ड्रग डिलीवर करने का काम कर रही थी और फिर पाब्लो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स के साथ काम करने लग गया। एक दिन जब 14 किलो ड्रग डिलीवर करने गया तो वहां पर एक ड्रग माफिया से बहस हो गई। इस ड्रग माफिया का नाम था फेबियो रेस्ट्रेपो, जो कि कोई आम ड्रग माफिया नहीं था, ये मेडलिन का मोस्ट पावरफुल ड्रग लॉर्ड था। पाब्लो और फेबियो डील कर रहे थे, तभी फेबियो ने इसकी बेइज्जती कर दी। तभी पाब्लो को गुस्सा आने लग गया, जिसके बाद फेबियो को कॉलर पकड़ने लग जाता है, उसे मारने लग जाता है और उस वक्त वहाँ पे करीब 10 से 12 लोग होंगे, जिनसे पाब्लो अकेले ही भिड़ जाता है और कुछ समय तक वो अपना दिमाग खो बैठता है और वो अपना गन निकालता है और फेबियो को जान से मार देता है। ये पाब्लो एस्कोबार का पहला मर्डर था। इतने बड़े ड्रग माफिया को मारने के बाद पाब्लो का ड्रग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम हो जाता है। पाब्लो इस कोकीन की दुनिया में इतना तेजी से कमा रहा था कि चारों तरफ इसका दबदबा बन चुका था। मार्च 1976 इसने 15 साल की लड़की से शादी कर ली और शादी के कुछ महीनों बाद पाब्लो ने मेडलिन कार्टेल नाम का एक ड्रग बेचने वाला ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। ये पहला ऐसा इंसान था जो यूएस बॉर्डर के अंदर जाकर ड्रग बेचता था, जिसका रिजल्ट यह आया कि कुछ समय में ही वहाँ के लोगों को कोकेन की बहुत ज्यादा लत लग गई और पाब्लो का ये ऑर्गेनाइजेशन मंथली 70 से 80 टन कोकेन यूएस में बेचने लगा।
अब हम बात कर रहे हैं 80s की दशक की, जब पाब्लो एस्कोबार इतना अमीर बन चुका था कि उसके पास खुद की 20 हेलीकॉप्टर्स, 2 सबमरीन्स और 32 यॉट्स थे। जरा सोचिए, सबमरीन्स तो बड़े बड़े देशों के पास नहीं होती है, परंतु ये अकेला ऐसा इंसान इतना पैसा कमा रहा था कि इसके पास खुद की प्राइवेट सबमरीन्स थी। इतने सारे साधनों को पाब्लो सिर्फ ड्रग को स्मगलिंग करने के लिए यूज करता था। इसके अलावा 142 एरोप्लेन पाब्लो के पास थे जो मदद करते थे ड्रग को स्मगल करने के लिए। पाब्लो कोकेन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पायलट को पर फ्लाइट $5 लाख पे करता था। उस समय कोलंबिया में सिर्फ 2 लेयर जेट थे, जिसमें से एक पाब्लो एस्कोबार के पास था। इस जेट प्लेन को पाब्लो खुद उड़ाता था। इसके साथ ढेर सारा कैश और कोकेन रहता था। यह प्लेन अक्सर कोलंबिया से यूएस की उड़ान भरता था। ड्रग डिलीवरी के मामले में पाब्लो इतना दिमागी इंसान था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ समय तक वो मछलियों के पेट के अंदर ड्रग को डिलीवर करता था। धंधे में घाटे को रोकने के लिए और पुलिस को चकमा देने के लिए और कोकेन की सेफ डिलीवरी के लिए इसने क्या किया, सुनना आप। ये क्या करता था कि जो जीन्स हम लोग पहनते हैं उस जीन्स को कोकेन के लिक्विड सॉल्यूशन में डुबो देता था, जिससे कोकेन उसमें सॉक्ट हो जाए, और फिर जब जीन्स सूख जाती थी तो इसे गत्ते में पैक करके एक्सपोर्ट कर लेता। और उधर दूसरे देश में इसके आदमी जीन्स को केमिकल में डुबो करके कोकेन निकाल लिया करते थे। और ये तरीका बहुत दिनों तक चला। और जब इस तरीके के बारे में भी पुलिस को पता चल गया, तब पाब्लो ने क्या किया, ध्यान से सुनना। पाब्लो ने जींस एक्सपोर्ट चालू रखा, उसे बंद नहीं करा। बस अब फर्क इतना था कि कोकेन अब उस जींस में नहीं बल्कि उस गत्तों में होती थी जिससे जींस को पैक किया करता था। वही सेम प्रोसेस फॉलो होता था। जींस के जगह गत्तों को कोकेन के लिक्विड सॉल्यूशन में डुबो दिया जाता था और फिर सुखा करके जींस को पैक करके दे दी। पुलिस उस जींस को चेक कर रही थी जिसमें कोकेन थे ही नहीं और गत्तों को फेंक दिया करती थी। और बाद में पाब्लो के आदमी कूड़ेदान से गत्ते को उठा करके उसमें कोकेन निकाल लिया करते थे। इस तरह के कई तरीके पाब्लो के पास थे जिनके मदद से वो 15 टन कोकेन रोज यूएस को ट्रांसपोर्ट करता था। पाब्लो से जुड़ा एक किस्सा बहुत ही फेमस है। इसने धंधे में एक नियम बना रखा था जिसका नाम था प्लाटा ओ प्लोमो, जिसका मतलब होता है सिल्वर और लेड, यानी कि पैसा और बुलेट। इसका सीधा साधा हिसाब था कि अगर तुम मेरे धंधे के बीच में आते हो तो तुम मुझसे इतना घूस खा लो कि मैं तुम्हें इतना घूस दूंगा कि तुम्हारे 7 पोस्ते बैठकर खाएगी, या फिर तुम मुझसे घूस नहीं लोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को जान से मार दूंगा। पाब्लो ने इतना ब्लैक मनी कमा लिया था कि वो 800 से ज्यादा घर बना लिया था ताकि वो अपने पैसे को वहां रख पाए। और ये घर भी जब उसे कम पड़ रहे थे तो उसने जमीन खुदवा कर अपना पैसा रखना शुरू कर दिया। पाब्लो की अमीरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जो कि काफी फेमस किस्सा है। पाब्लो कहीं छिपकर बैठा था और इसके फैमिली को ठंड लग रही थी और अपने फैमिली को ठंड से बचाने के लिए उसने $2 मिलियन आग में जला दिया। पाब्लो ने एक घर बनवाया था जिसका नाम रखा था हैसिडा नेपोलिस। ये एक लग्जरी घर था जिसके अंदर वो कंप्लीट जू बना रखा था। इस जू में बहुत सारे जानवर थे, डिस्टिंक्ट बर्ड्स, हिपोपोटामस, जिराफ, इतने सारे जानवर जो कि कोलंबिया के जू में भी नहीं थे। पाब्लो के पास पैसे तो बहुत आ चुके थे, परंतु ये एक बात जरूर जानता था कि अगर इसे सेफ रहना है तो सरकार इसके जेब में होनी चाहिए। तो फिर पाब्लो ने कोलंबियन सरकार को एक ऑफर दिया कि मैं तुम्हें $10 मिलियन देता हूं, जो कि होते हैं 80,000 करोड़ रुपए, जिससे पूरे देश का कर्ज खत्म हो जाएगा। और बदले में ये कहते हैं कि बस आप मेरे धंधे को सपोर्ट करो। लेकिन कोलंबियन सरकार ने इसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जो कि सही बात थी। जिसके बाद वो खुद पॉलिटिकल पावर में आने का डिसीजन लिया और अपने मनी पावर से देश के जनता में एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश करी, जस्ट लाइक रॉबिन हुड। इसने बहुत सारे हॉस्पिटल्स, चर्च और स्कूल्स और फुटबॉल स्टेडियम्स, पार्क्स वगैरह बनवाया और वहां के गरीबों को मुफ्त में पैसे बांटने लगा। इन अच्छे कामों की वजह से 1982 में पाब्लो एस्कोबार को एज अ अल्टरनेट मेंबर ऑफ कोलंबियन कांग्रेस इलेक्ट कर लिया गया। 2 साल के बाद 1984 में मजबूरन इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि अपोजिशन पार्टी वाले जनता के सामने इनके क्रिमिनल एक्टिविटीज को हाईलाइट कर रही थी। लेकिन इसके बाद पाब्लो ने अपना काम और स्पीड से करना शुरू कर दिया। 1989 में फोर्ब्स ने पाब्लो एस्कोबार को वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी डिक्लेयर कर दिया और इसकी नेटवर्थ बताई $25 बिलियन। ये पॉलिटिकल फील्ड में गया था दोस्ती करने, लेकिन हुआ इसका उल्टा, उस फील्ड के लोग इसके दुश्मन बन गए। लुइस कार्लोस गैलेन सार्मिएंटो ये कोलंबियन प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे जो पाब्लो के दुश्मन बन गए थे। तो 18 अगस्त 1989 को पाब्लो ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। On 27 नवंबर 1989 एविन का फ्लाइट 203 was destroyed by bomb।
ऊपर उड़ रहे इस फ्लाइट में 107 लोग बैठे थे, जिसे पाब्लो ने सिर्फ इसलिए उड़ा दिया था क्योंकि वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट सीजर गैवेरियो ट्रूजिलो को मारना चाहते थे। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी और वो फ्लाइट में थे ही नहीं। पाब्लो ने अपने दुश्मन को मारने के लिए खुद की एक आर्मी बना रखी थी जिसका नाम था सिकैरियोज, और इसने करीब 16 अरब रुपए खर्च कर रखे थे सिर्फ अपने दुश्मन को मिटाने के लिए। पाब्लो एस्कोबार ने अपने जीवन में 4000 लोगों को मारा था, जिसमें से 200 जजेस थे और 1000 पुलिसकर्मी थे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। 1992 में कोलंबिया में 28,237 मर्डर हुए थे और उस समय कोलंबिया मर्डर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन गया था। अब कोलंबिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा था और उस समय कोलंबियन प्रेसिडेंट थे सीजर गैवेरियो ट्रूजिलो, जो पाब्लो के फ्लाइट वाले हमले से बच गए थे, और इन्होंने कोलंबियन सरकार की तरफ से पाब्लो को सरेंडर करने का वार्निंग दी। जिसके बाद पाब्लो ने कोलंबियन सरकार के सामने 2 शर्तें रखी। पहली यह कि कोलंबिया यूएस के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के समझौते को खत्म कर दे। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक देश अपने क्रिमिनल को यूएस के जेल में भेज सकता था। पाब्लो का मानना यह था कि यूएस के जेल में सड़ने से अच्छा है मैं कोलंबिया की मिट्टी में ही मिट जाऊं। और दूसरी शर्त यह थी कि यह खुद के बनाए हुए जेल में रहेगा और कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती है। कोलंबियन सरकार के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर था और दूसरा पाब्लो का भी दबाव था, इसलिए उन्होंने इस बार पाब्लो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और जरा सोचो क्या पावर थी उस इंसान की जो देश के कानून को बदलवा दिया और बोला कि मैं खुद की बनाई हुई जेल में रहूंगा तभी सरेंडर करूंगा। इस जेल का नाम था ला कैथेड्रल। ये जेल 5 स्टार होटल से कम नहीं था। क्या नहीं था इसके अंदर? स्विमिंग पूल्स, सिनेमा हॉल्स, क्लब्स, वाटरफॉल, एयरपोर्ट, सारी सुविधाएं थी इसके अंदर। इस जेल के अंदर कैद होने के बाद भी पाब्लो अपना बिजनेस बंद नहीं करा। इसके अंदर से ही अपना बिजनेस को ऑपरेट किया करता था। इसलिए यह सब कुछ खत्म करने के लिए और इसे हमेशा के लिए रोकने के लिए कोलंबियन गवर्नमेंट ने पाब्लो को इस जेल से शिफ्ट करने का फैसला लिया। जब कोलंबियन पुलिस ऑफिसर्स पाब्लो को इस लग्जरी जेल से लेने के लिए आ रहे थे तब पाब्लो को भनक लग जाती है और वो अपने साथियों के संग कहीं फरार हो जाता है और अगले 2 साल तक इसको कोई ढूंढ नहीं पाया। फिर यूएस और कोलंबियन गवर्नमेंट ने मिलकर एक टीम बनाई जिसका नाम रखा सर्च ब्लॉक। इस टीम के 600 आदमी पाब्लो को 24 घंटे ढूंढ रहे थे। जब पाब्लो एस्कोबार का जन्मदिन था, 44th बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, तभी इसने अपने बच्चे और परिवार वालों से बात करने के लिए कॉल मिला दी। जैसे ही इधर से कॉल गई, सर्च ब्लॉक की टीम इसके फोन को ट्रेस कर दिया और इसकी लोकेशन पता कर ली। ये मेडलिन शहर के किसी घर में छुपा हुआ था। उस रात को ये टीम वहां पहुंच जाती है और घर को चारों तरफ से घेर लेती है। एक ऑफिसर पाब्लो के ऊपर गन तान देता है और 3 गोलियां फायर कर देता है। और इस बंदे का पैसा कहां कहां छुपा हुआ है ये सिर्फ वही जानता था। और इसके मरने के बाद इसका भतीजा मीडिया के सामने यह बताता है कि पाब्लो के घर के अंदर एक दीवार में $18 मिलियन मिले थे और पता नहीं इस तरह से कितना पैसा वो कहां कहां छुपा रखा था। यही थी पाब्लो एस्कोबार की पूरी कहानी। तो कैसा लगा आपको ये पाब्लो एस्कोबार की छोटी सी कहानी? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का डॉक्यूमेंट्री वीडियो मैं और लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।